हाय एवरीवन, मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने ये मेंशन किया था दैट अचीविंग एनी रिजल्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ एफर्ट, कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेशन। काफ़ी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी करा, हालांकि व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट करा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि वीडियो वाकई में अच्छी थी। एनीवे, मुझे लगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन करता हूँ, तो ये बेसिकली उसका एक तरह से पार्ट 2 है। इसके अंदर मैं इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। अच्छा, इन केस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड चेक इट आउट। उससे आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। एक बार फिर भी थोड़ा सा एक प्रीव्यू देने के लिए मैं बता देता हूँ कि एफर्ट, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेशन में क्या था। कि एफर्ट वो है जो आप मेहनत करते हो, दी वर्क डन। कंसिस्टेंसी की आप कितनी रेगुलरिटी के साथ कोई चीज़ करते हो, और ड्यूरेशन कितने लंबे समय के लिए आप वो चीज़ करते हो। अगर ये तीन चीज़ों पे आपका अच्छा खासा कमांड है तो डेफिनेटली वॉट एवर रिजल्ट यू आर ट्राइंग टू अचीव विल बी अचीव्ड। अब वो जल्दी अचीव होगा, लेट अचीव होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली उस वीडियो के अंदर मैंने ये समझाया था। डिटेल्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब इन तीनों फैक्टर्स के अंदर जो एफर्ट है, देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बार इसको टैकल कर लिया ना, और एफर्ट के अंदर हमने मास्टरी कर लिया और हम एफर्ट मारे जा रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी और ड्यूरेशन हमें शुरू में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है मेंटेन करने में। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली, इफेक्टिवली तरीके से एफर्ट मार सकते हैं तो कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेशन दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। फिर वो आदत बन जाती हैं, ये वो रूटीन में आ जाता है। हम कोई भी चीज़ जैसे रेगुलरली करते हैं, खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ रूटीन, वो हम सबकॉन्शियसली करते रहते हैं। तो वैसे ही एफर्ट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एफर्ट इज समथिंग विच गिव्स द डायरेक्शन। जिस रास्ते पे आपको जाना है, जिस गोल को आपको अचीव करना है, उसी रास्ते पे जाने के लिए आपको उसी डायरेक्शन में एफर्ट मारना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को, इन तीन वेरिएबल्स को उस तरह से मानता हूँ, जैसे हमें कहीं किसी पॉइंट पे पहुँचना है, तो वो एक पॉइंट पे पहुँचने के लिए हमें कुछ डिस्टेंस कवर करना है। तो कोई डिस्टेंस अगर हमें कवर करना है उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। पहली बात तो हमें स्पीड चाहिए, फिर हमें टाइम चाहिए, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और हमें डायरेक्शन भी चाहिए कि वो डिस्टेंस सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो जो डायरेक्शन है दैट इज़ एफर्ट, जो स्पीड है दैट इज़ कंसिस्टेंसी, और जो टाइम है दैट इज़ ड्यूरेशन। कि जितनी स्पीड से, जितने ज़्यादा टाइम तक हम उस दिशा में भागते रहेंगे, उतना डिस्टेंस कवर करेंगे अपने गोल तक जाने के लिए। अगर हम कम टाइम देंगे, बीच में रुक जाएंगे, हमारी स्पीड कम होगी, कंसिस्टेंसी कम होगी, तो उतना ही वो गोल हमसे और दूर रहेगा। तो इसलिए डायरेक्शन की यहाँ इंपॉर्टेंस आती है। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये कि इट गिव्स डायरेक्शन, और दूसरी बात ये है कि इट इज़ ऑल्सो वेरी डेलिकेट। वर्क डन इज़ ऑल्सो वेरी डेलिकेट, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो ना, किसी एक चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मारते हो, तो आप बर्न आउट हो जाते हो। इसलिए देयर इज़ अ नीड टू कीप अ बैलेंस। अगर आप बहुत कम एफर्ट डालोगे तो चीज़ अचीव नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा डालोगे तो आपकी बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, हेल्थ, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, एंड यू माइट फील बर्नड आउट। वो हारा हुआ इंसान जैसे लगता है ना, जैसा फील होता है। सो दिस इज समथिंग डेलिकेट एंड दिस हैज़ टू बी बैलेंस्ड, मैनेज्ड। वो कैसे करते हैं, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं डायरेक्शन पे। बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यार मैं इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना एफर्ट मार रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारे पेरेंट्स भी आपने देखा होगा कि शिकायत करते हैं कि जी बच्चा हमारा लगा रहता है, दिन रात पढ़ता रहता है, किताबों में घुसा रहता है, लेकिन बेचारे के फिर भी मार्क्स कम आते हैं, बेचारे के फिर भी नंबर कम आते हैं। तो लोग किस्मत को, इधर उधर सर्कमस्टेंसेस को, या टीचर को, या बॉस को, या देश की सरकार को ब्लेम कर सकते हैं। वो ठीक है, इन चीज़ों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। हमें भी कई बार इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि हमने जो एफर्ट मारा है, क्या वो सही डायरेक्शन में मारा है। मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि वो एफर्ट मार रहा है, लेकिन वो कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि क्या उसका एफर्ट सही दिशा में है। ना ही उसको कोई गाइड करता, ना ही वो कोई गाइडेंस शायद सीख कर पाता कुछ सर्कमस्टेंसेज में। और यहाँ रोल आता है कोचिंग का, गाइडेंस का। जो कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, जो गाइडेंस खुली हुई हैं, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनका यही काम होता है कि आदमी के पास अपनी लाइफ में बहुत लिमिटेड टाइम है। क्योंकि यार इंसान को कितना कुछ करना है, उसको फैमिली को भी टाइम देना है, उसको थोड़ा सेहत को भी टाइम देना है, उसको नौकरी भी करनी है, और उसको अगर कुछ लाइफ में अचीव करना है तो उसको वो भी करना है। सो वन कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट कि वो एक चीज़ में सारा टाइम या सारा एफर्ट दे दे और बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दे। बिकॉज जितना आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो, अपनी मेंटल पावर लगाते हो, उतनी आपकी विल पावर घटती रहती है। विल पावर इज ऑल्सो लाइक अ मसल, इट इज़ अ मेंटल मसल। सो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना टाइम आप किसी चीज़ को दे पाते हो, उतना टाइम आप सही दिशा में मेहनत करो। इधर उधर लगे रहोगे, फिर आप रीस्टार्ट करोगे तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड कोचिंग सेंटर्स का, या कोचिंग का, या किसी भी गाइड का
यही रोल होता है कि वो आपको डायरेक्शन दे दे। अब समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कोचिंग सेंटर भी जाते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, कोर्सेज भी कर पाते हैं, पर लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कोचिंग सेंटर आपको सिर्फ एक दिशा दिखाता है। किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, तो वो सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना बताएगा, ताकि आप इधर उधर दुनिया जान की किताबें ना पढ़ो, फालतू की नॉलेज ना लो, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नॉलेज है, जो मार्क्स लेने के लिए और एग्ज़ाम निकालने के लिए चाहिए, वो सिर्फ उतना ही कंटेंट आपको देगा और उसी डायरेक्शन में आपको चलाएगा, आपका एक शेड्यूल बना देगा। लेकिन उसमें मेहनत करनी वो आपका काम है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना वो आपका काम है, और लंबे समय तक जुटे रहना वो आपका काम है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग लेने के बाद भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो बिना किसी गाइडेंस के और कोचिंग की भी लाइफ में अच्छा सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिकॉज हो सकता है कि उन्हें अपनी डायरेक्शन ठीक मिल गई हो पहली बार में। वो डायरेक्शन ठीक मिलना अपनी एनालिसिस से, तुक्के से, या फिर अगर परिवार में कोई बड़ा है जिसने वो चीज़ ऑलरेडी अचीव कर रखी है, जिस चीज़ का आप एम कर रहे हो, आपको उससे गाइडेंस मिल गई हो। सो गाइडेंस मिलनी ज़रूरी है। जैसे काफ़ी लोग भी मेरे से पूछते हैं कि जी क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट है कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए, एसएससी यूपीएससी के लिए? तो मेरा यही मानना है कि कोचिंग का बस इतना रोल है कि वो आपके एफर्ट्स को इधर उधर वेस्ट होने से बचा देगी और आपको एक दिशा दिखा देगी। लेकिन अगर आपको गाइडेंस सही तरीके से किसी इंडिविजुअल से मिल सकती है, किसी और से मिल सकती है, देन यू आर गुड टू गो। तो ये होता है रोल ऑफ कोचिंग, टू गिव यू डायरेक्शन। लेकिन जहाँ पर्सनल मेंटरशिप या पर्सनल कोचिंग की बात आती है, वो कोचिंग से डिफरेंट है। ये जो मैंने कोचिंग की बात करी है वो क्या है कि एक बैच के अंदर 500,000 लोग बैठे हैं और उन 500,000 लोगों को बल्क में बताया जा रहा है कि भी ऐसे ऐसे है, ये था, वो था, ये था, एंड सबको पता चल रहा है एक बड़े से ग्रुप में कि क्या करना है, उनको दिशा मिल रही है। लेकिन पर्सनल मेंटरशिप और पर्सनल कोचिंग में ये फ़र्क है कि आपको इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, आपकी थोड़ी हैंड होल्डिंग करी जाती है, आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है। आपका जो मेंटर होगा वो आपसे पूछेगा कि भी तूने क्या किया, तेरी क्या प्रोग्रेस है। जैसे काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किसी ऐसे नॉर्मल जिम में नहीं जाते कि एक जिम में चले गए, वहाँ पे 100 मेंबर आ रखे हैं वर्कआउट करने के लिए, एक दो उसमें ट्रेनर्स हैं और उन ट्रेनर्स ने आपको एक बार लिख के बता दिया कि ये वर्कआउट कर लो और जाओ। जो सेलिब्रिटीज़ हैं हु आर बीइंग पेड टू लुक गुड इन द फिल्म इंडस्ट्री, उनका एक पर्सनल ट्रेनर होता है जो घर पे आके ट्रेनिंग कराता है या उनके एक्सक्लूसिव जिम्स में जाके उनको ट्रेनिंग कराता है। एंड दे मेक श्योर कि अभी आपका वेट इतना है, अभी आपका वर्कआउट इतना है, अभी आपको ये खाना है, अभी आपको ये नहीं खाना है, और वो साथ लगा रहता है। तो ये पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है और आपके साथ एक पार्टनर भी होता है जो आपको मोटिवेट भी करता रहता है और आपको दिशा भी दिखाता रहता है। अब ये चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बट ये टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसको कोई प्रोजेक्ट करने में या कोई एम अचीव करने में करोड़ों रुपए मिल रहे हो तो वो उतना खर्चा भी उसी हिसाब से कर सकता है। अब ये एफर्ट का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, इसका मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भी कोई काम करते हो तो मन से करो, दिल से करो, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बेमन से करोगे तो फिर आपको रिजल्ट भी ऐसे ही हाफ हार्टेड सा मिलेगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं? देखो मेरे हिसाब से ना एफर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव एफर्ट वो है जिसमें कि आपको कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, आपको फील हो रहा है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और पैसिव एफर्ट वो होता है कि आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेकंड नेचर। आप कोई चीज़ कर रहे हो, उस चीज़ को करने में मेहनत हो रही है, लेकिन आपको उसमें शायद मज़ा आ रहा है या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है या वो आपको वैसे भी करना था, तो दैट इज़ पैसिव एफर्ट। सो जैसे कि आपकी हॉबी हो गई, अब काफ़ी सारे लोग हैं उनको रनिंग और जॉगिंग पसंद है, उनको मज़ा आता है भागने में, उनकी आदत है, दे फील गुड। तो जो बंदा नीचे भाग रहा है अपना वेट लूज़ करने के लिए मन मार के, उसके लिए वो एक्टिव एफर्ट है। और जिस इंसान को जॉगिंग वैसे ही पसंद थी उसके लिए वो पैसिव एफर्ट है। वो ठंडी हवा खाता हुआ, लोगों को हाय हेलो करता हुआ बढ़िया तरह से अपना जॉगिंग कर रहा है, उसके लिए वो पैसिव एफर्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पैसिव एफर्ट में है उसमें इंसान का मन ज़्यादा खुश होगा, उसको फील नहीं हो रहा होगा कि उसको मेहनत करनी पड़ रही है। वो शायद हो सकता है खुशी खुशी में एक आधा चक्कर और फालतू भी काट ले, लेकिन जो एक्टिव एफर्ट मार रहा है वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होगा, अपने चक्कर गिन रहा होगा कि मैंने एक काट लिया, दो काट ली, अभी एक और, अभी आधा और। तो इस चक्कर में ऑब्वियसली जो बंदा थोड़ा खुशी से और पूरा मन लगा के उस एक्टिविटी को कर रहा है, ही विल गेट बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू दी वन जिसको वो चीज़ थोड़ी सी आफत लग रही है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना एफर्ट उन्हीं एक्टिविटी की तरफ डायरेक्ट करें जो इन एक्टिविटीज़ को करने में हमें वैसे भी मज़ा ही आता है, क्योंकि उसमें हमारा एफर्ट एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है। और यहीं से ये बहुत फेमस कंसेप्ट आता है, फॉलो योर पैशन।
क्योंकि फॉलो योर पैशन में ये माना जाता है कि आपको जो चीज़ पसंद है आप उसको फॉलो करने के लिए ही काम करोगे और एफर्ट करोगे, और आपको वो चीज़ करने में मज़ा आएगा, आपको उस चीज़ को करने में मेहनत नहीं फील होगी, इसलिए आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। रिजल्ट बेटर मिलेगा, आपको सक्सेस बेटर मिलेगी। और इसलिए ये है कि इफ़ यू फॉलो योर पैशन, आपको खुशी भी होगी, आप लाइफ में अच्छा अचीव भी करोगे, बढ़िया कमाओगे भी, वरना आप दुखी रहोगे। यहाँ से वो चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं नेशनल या इंटरनेशनल, वो क्रिकेटर्स शुरू से ही थे और वो हमेशा से क्रिकेट इसलिए खेलते थे क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद था। उनमें से किसी के भी पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उनको अकेडमी में नहीं भेजा कि चलो जाके क्रिकेट खेलो। इट वॉज नॉट आउट ऑफ फोर्स, इट वॉज नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, इट वॉज आउट ऑफ देयर चॉइस। और इसलिए वो आज की तारीख में लाइफ में इतने ऊपर पहुंचे हुए हैं। अगर आप रोनाल्डो या लियोनेल मेसी, ये जो फेमस फुटबॉलर्स हैं, उनके बारे में पढ़ोगे, थोड़ी सी उनकी बायोग्राफी या उनके बारे में आर्टिकल्स या उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, यू विल रियलाइज़ कि उन्हें फुटबॉल खेलना ही पसंद था और तभी वो इतने टॉप पे पहुंचे हुए हैं। इनफैक्ट एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं लियोनार्डो डाइकैप्रियो, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि एक बहुत फेमस मूवी आई थी टाइटैनिक, ये उसके हीरो थे। तो उन्होंने भी एक बार बहुत फेमसली ये चीज़ कही थी कि मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे एक्टिंग के पैसे मिलते हैं, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे वैसे भी करनी पसंद थी, मुझे कोई करवाता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो वही एक्टिविटीज़ हों जो हमें पसंद हो, इन ऑर्डर टू अचीव अ रिज़ल्ट जो हम चाहते हो। भाई हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं हमें वो रिज़ल्ट चाहिए, लेकिन उस रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है या जो काम हमें करना है, जो एफर्ट हमें मारना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें वो भी पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ओवरवेट है और उसको पतला होना है, लीन होना है, तो उसका एंड गोल जो है वो है मुझे पतला होना है। पतला होना उसको पसंद है, लेकिन पतला होने के लिए उसको भागना है, दौड़ना है, डाइटिंग करनी है, जिम जाना है, उसको वो चीज़ें पसंद नहीं है। उसको जिम में वर्कआउट करना पसंद नहीं है, उसको भागना पसंद नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो भाई जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है विच यू डू नॉट लव डूइंग, आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहली बात, अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करने शुरू करो। अगर आप ऑल इन एक ही बार में नहीं जा सकते, जैसे कि आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, यू हैव अ स्वीट टूथ, मिठाइयाँ छोड़ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, मिठाइयों की बजाय कोशिश करो कि फ्रूट्स खाओ, कोई अंगूर हो गया या मैंगो हो गया, क्योंकि उनका भी टेस्ट अच्छा होता है, वो भी मीठे होते हैं और कैलोरी डेंस भी कम होते हैं। तो इस तरह का छोटा छोटा लाइफस्टाइल चेंज आप ला सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको 3-4 मंजिल चढ़ने हैं तो आप हमेशा शायद लिफ्ट यूज़ करते होंगे, लिफ्ट की बजाय स्टेयरकेस यूज़ कर लो। ये भी एक छोटा सा चेंज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिम जाना, भागना, ये वो मेरे बिल्कुल बस की नहीं है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस के साथ शुरू करो। जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होएगा, आपका धीरे धीरे वेट घटना शुरू होगा, आपको अच्छा लगने लगेगा इन सब चीज़ों को करके, एंड योर बॉडी एंड योर माइंड विल गेट अकस्टम टू सच अ रूटीन। आपके अंदर जिम जाने का, वर्कआउट करने का और थोड़ी बेटर डाइटिंग करने का मोटिवेशन भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। जब किसी ड्रग एडिक्ट को किसी डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है तो उसके साथ भी ऐसा नहीं करते हैं कि बिल्कुल ही डे 1 से सब कुछ छुड़वा दो। अगर ऐसा होता तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले 2 दिन तक रखते, उसकी सारी चीज़ें 2 दिन में छुड़वा देते और वापस घर भेज देते। बट दे कीप दी एडिक्ट ओवर देयर फॉर मंथ्स, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी आदत छुड़वानी या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना किसी की लाइफ में, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो डू नॉट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आपको भी कोई पॉजिटिव चेंज लाना है, स्टार्ट विद मेकिंग स्मॉल चेंजेस। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो एक्टिविटी आपको नहीं पसंद लेकिन आपको करनी है, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए आपकी लाइफ में जितनी भी हार्डशिप्स या इनकन्वीनियंसेस हैं आप वो घटा दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यार ज़्यादा लंबा आना जाना, कम्यूट करना, ड्राइविंग करनी नहीं पसंद और आपको एक जिम चाहिए, तो कोई ऐसा जिम मत ढूंढ के बैठ जाना जो कि घर से 10 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि फिर आने जाने में आधा घंटा लग जाएगा, फिर जाने का मन नहीं करेगा। चूज अ जिम विच इज़ वेरी क्लोज बाय, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस हो, सोसाइटी में हो तो और भी अच्छा। अरे नहीं तो घर पे होम वर्कआउट कर लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मन नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है, देन चूज अ वर्कआउट पार्टनर। आपके सर्कल में कोई ना कोई हो सकता है कि ऐसा इंसान हो जो कि वही चीज़ अचीव करना चाहता है जो कि आप अचीव करना चाहते हो। उसको अपना वर्कआउट पार्टनर बना लो और अपने घर में या नीचे कहीं पास में जिम में साथ में एक्सरसाइज कर लो। इनफैक्ट इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि यू शुड बिल्ड अ सपोर्टिंग स्टिमुलाई अराउंड यू। एक वर्कआउट पार्टनर के अलावा अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ वर्कआउट पार्टनर्स हो तो और भी अच्छा रहेगा। और इसीलिए आप देखोगे कि जो इंसान वैसे थोड़ा सा आलसी फील करता है वो ग्रुप क्लासेस में जाके जुम्बा या एरोबिक्स की जो होती हैं उसमें कितना उछल उछल के डांस करते हैं, कितनी खुशी से एक्टिविटी करते हैं, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर, वो स्टिमुलस ही ऐसा होता है कि बाकी सबको देख के, वो माहौल को देख के, ट्रेनर के जोश को देख के तो आपका ही मन करता है कि आप कुछ करो। और इसीलिए जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव, मैं हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का
बार बार टॉपिक ले आता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड के साथ इतने सालों से जुड़ा हूँ ना कि वो दिमाग में कहीं ना कहीं हैं। और मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी या कर रहे होंगे, दे कैन आई एम श्योर रिलेट विद दिस, कि मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। वो क्यों हैं? ताकि अगर स्टूडेंट अपने कमरे में बैठा हुआ है, अकेला है, उसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या वो मोटिवेटेड नहीं है, या आसपास कोई डिस्टर्बेंस है, तो वो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले सकता है और लाइब्रेरी में जाएगा और वहाँ जाके अपनी कुर्सी टेबल लगा के पढ़ लेगा। क्योंकि जब वो वहाँ और 100 लोगों को पढ़ते हुए देखता है लाइब्रेरी में, तो उसको अपने आप ऑटोमेटिकली एक सबकॉन्शियस पीयर प्रेशर फील होता है कि यार मुझे ही पढ़ना है। और ये लाइब्रेरी वाला सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ में भी है। JNU में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, हर जगह हैं ये लाइब्रेरीज़ जहाँ पे लोग UPSC की, SSC की या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। सो आइदर क्रिएट एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, अपने घर में वर्कआउट सेशंस कर लो दोस्त को बुला के, और ज्वाइन सच अ स्टिमुलस विच कैन मोटिवेट यू टू डू दैट एक्टिविटी विच यू डू नॉट लव डूइंग। भाई इस तरह से आप वो काम कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इन ऑर्डर टू अचीव अ रिजल्ट जो आपको बहुत पसंद है और आप अचीव करना चाहते हो। ये दो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनका बेसिक प्रेमाइस ये था कि आपको कोई भी अगर काम करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, कहीं भी एफर्ट मारना है, तो वो एफर्ट ना आपको एक बर्डन की तरह नहीं लगना चाहिए। इट शुड सीम टू बी अ फन एक्टिविटी। और इसीलिए बहुत सारी जो फेमस MNCs हैं, टॉप कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये अपने बहुत फंकी और स्वैंकी ऑफिसेस बना के रखते हैं। एकदम मॉड्यूलर फर्नीचर होगा, बढ़िया साफ सफाई, अच्छी टेबल, एप्पल के लैपटॉप दिए जाते हैं, गेमिंग जोन होंगे जहाँ पे आप फुटबॉल और एयर हॉकी पता नहीं क्या क्या खेल सकते हो, बढ़िया सा कैफेटेरिया होगा, बेकरी जैसे आइटम अवेलेबल होंगे काफ़ी सस्ते रेट पे, वॉशरूम्स साफ सुथरे होंगे। इनफैक्ट कुछ ऑफिसेस की तो मैंने फोटोज़ देखी भी हुई है इंटरनेट पे कि VR गॉगल्स भी अवेलेबल हैं, गेमिंग अरीनाज भी अवेलेबल हैं। वो सब ना थोड़ा सा एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जब आता है तो उसको एंटाइस करने के लिए कि देखो हमारी कंपनी क्या क्या ऑफर करती है, या फिर जब एम्प्लॉय कंपनी में आता है तो उसका थोड़ा सा मन लगा रहे, चाहे उसको टाइम ना मिले इन सब चीज़ों का, बट उसके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ऑफिस में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेरा मन करेगा तो मैं खेल लूँगा। इन चीज़ों से एम्प्लॉय के माइंड में एक ये फीलिंग आती है कि मेरे पास बहुत कंफर्ट है, सारी एमिनिटीज़ हैं, सो दैट द एम्प्लॉय डज नॉट मिस हिज होम। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कुछ एम्प्लॉयज़ जिनके शायद हो सकता है कि घर में कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हों, कुछ किसी फैमिली मेम्बर के साथ अगर बनती ना हो, या कोई भी टेंशन हो या इशू हो, वो घर में रहना कम पसंद करते हैं, वो ऑफिस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे लोग ऑफिस के अंदर बहुत ओवर टाइम भी करते हैं और ऑफिस में बैठे रहते हैं एंड अपने जूनियर्स को भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी बैठे रहो मेरे साथ। तो ये सारा मेरा कहने का मतलब ये है कि माहौल जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस वाला जो एग्जांपल था ये मैंने वहीं से निकाला है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस इतना पावरफुल होता है कि काफ़ी सारे लोग घर से निकल के ऑफिस में बैठ के ज़्यादा खुश रहते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सबके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके सर्कल में ऐसा कोई ना कोई तो होगा जो लॉकडाउन के टाइम पे घर पे बहुत परेशान रहा होगा और वो अपने ऑफिस को मिस कर रहा होगा। वरना मुझे एक बात बताओ, अगर ऑफिस में आपको कलीग्स बेकार मिले, आपको बॉस बेकार मिले, आपका ऑफिस बेकार हो, ख़राब हो, टूटी हुई कुर्सी हो, AC ना काम कर रहा हो, गर्मी हो, पसीने हो, यार घर निकल के ऑफिस जाने का किसी का मन करेगा? और वो भी आप घर से ऑफिस तक ड्राइव करके जाते होंगे, ट्रैफिक से जूझते हुए 3-4 घंटे आप कम्यूट में लगाते होंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट काफ़ी सारे लोग होंगे जो अपने ऑफिस के माहौल को मिस करते होंगे। तो ऐसा क्यों है, सोचिएगा इसके बारे में। और ये तो उसके लिए था कि अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी नहीं पसंद लेकिन आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना है। और जो मैंने उससे पहले बोला था कि अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए, अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के सवाल ये होते हैं दैट हाउ डू आई फाइंड माई पैशन। अब ये जो चीज़ है हाउ डू आई फाइंड माई पैशन, इसका जवाब मैं फिर कभी अगली वीडियो में दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। आप लोगों का एक्सटर्नल स्टिमुलस भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड और एक्साइटेड रखना है ना, वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रख के। हालांकि मैं बोलता बहुत हूँ लेकिन फिर भी अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।